हेलो एंड नमस्कार। आप सभी नेक्स्ट साथियों का हमारे इस नए सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। कल हमने जिस पार्ट को पढ़ना शुरू किया था उसको ही हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप सबको पता होगा कल जो हम पढ़ रहे थे आईपीसी का चैप्टर नंबर 3, नाम क्या था इसका, पनिशमेंट, सजा, कहाँ से कहाँ तक था भाई, सेक्शन नंबर 53 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक। और कल हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में जान भी लिया था। एक बार रिकॉल कर देता हूं, हमने क्या पढ़ा था। सेक्शन नंबर 53 हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमें 5 प्रकार की सजा का वर्णन किया गया है। कल मैंने बताया भी था 5 होगा या 6 होगा। टोटल पूछा जाए 6 सजा थी, इफेक्टिवली पूछा जाए हमारे पास 5 प्रकार की सजाएं थी। और यदि कुछ भी नहीं दिया गया और फिर भी पूछ लिया गया है तो हमें प्राथमिकता 6 प्रकार की सजा को देनी है। कौन कौन सी थी भाई? पहली हमारे पास डेथ थी, दूसरी हमारे पास LI थी, तीसरी हमारे पास कारावास था, इम्प्रिजनमेंट थी, और वो 2 प्रकार की थी हमारे पास, RI और SI। और उसके बाद हमारे पास था चौथे प्रकार की सजा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और 5वें प्रकार की सजा हमारे पास थी फाइन। और हमने देखा था कि एक यहाँ पे सजा हुआ करती थी काले पानी की सजा, ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो आज के टाइम में हमारे पास नहीं है, उसको डिलीट कर दिया गया था 1949 के अंदर। उसके जगह 53A हमारे पास नया जोड़ा गया था। और 53A के अंदर क्या कहा गया हुआ है, केवल हमारे लिए इतना लिखा तो बहुत कुछ हुआ है, किसको क्या कम किया गया, क्या ज़्यादा किया गया, हमें उतना कुछ नहीं पढ़ना, केवल याद रखना चाहते हो तो इतना याद रख लो, जो ट्रांसपोर्टेशन की सजा थी उसको LI के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि आज की परिस्थिति के अंदर 53 हमारे लिए इफेक्टिवलेस हो चुका है, प्रभावहीन हो चुका है, इसका कोई हमारे मतलब नहीं बनता है आज की परिस्थिति के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था 54 और 55 और 55A 3 और हमने पढ़े थे। 54 क्या कहता है, जो मृत्युदंड की सजा हमारे पास है, डेथ पेनल्टी की सजा है, उसका जो लघुकरण कैसे किया जाएगा, कम्यूट कैसे किया जाएगा, उसको कम कैसे किया जाएगा। और 55 के अंदर हमने पढ़ा था जो LI की सजा है उसको कम कैसे किया जाएगा। 55A जो है 55A उसमें हमने पढ़ा था जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, समुचित सरकार है, वो कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी, स्टेट गवर्नमेंट कब होगी, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली थी। और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन था, शायद आप सबको याद होगा। उस क्वेश्चन से ही आज की हम शुरुआत करते हैं। जब हम 55 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 54 पढ़ रहे थे तथा आर्टिकल 55 पढ़ रहे थे, तो हमारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ था। क्या क्रिएट हुआ था? 54 कहता है कि जो डेथ पेनल्टी है उसको यदि हम कम्यूट करेंगे, उसको हम यदि कम करेंगे, कैसे कम किया जाएगा? पहले लिखा हुआ है समुचित सरकार के द्वारा कम किया जाएगा, समुचित सरकार के द्वारा। दूसरा, जो दोषी व्यक्ति है उसकी सहमति के बिना, दोषी है या जिसको दंड दिया जा चुका है उसकी सहमति के बिना, ये तो हम पढ़ चुके हैं। समुचित सरकार के द्वारा उसकी सहमति के बिना किया जाएगा। और यहां पर लिखा हुआ था किसी भी सजा के अंदर जो आईपीसी में लिखी हुई है, किसी भी सजा में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो है हमारे पास आजीवन कारावास को, सेम बात यहाँ लिखी हुई थी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और दोषी की बिना सहमति के द्वारा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था कि कन्वर्ट किया जा सकता है तो कारावास के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और रिग्रेस भी हो सकता है, लेकिन कारावास में कन्वर्ट किया जाएगा जो 14 साल से ज़्यादा नहीं होगा। यहां मैं लिखता हूं 14 साल तक का। ये हम कल पढ़ चुके हैं और इसको ही हमने पढ़ा, तब हमारे मन के अंदर क्वेश्चन आया था कि यहां पर तो लिखा है यदि आप LI को कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, कारावास में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहां लिखा हुआ है डेथ को यदि कन्वर्ट करना है तो आप किसी भी सजा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किसी भी सजा के अंदर, तो हमारे पास भाई अभी हमने देखा 5 प्रकार की सजा है, उसके अंदर एक सजा फाइन भी हमारे पास है, एक सजा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है। यदि फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को हम छोड़ दें तो फाइन की सजा हमारे पास जो है वो सबसे आसान सजा में से एक सजा है, सबसे आसान सजा फाइन की सजा हमारे पास है। तो मैंने क्वेश्चन किया था क्या डेथ पेनल्टी को फाइन की सजा के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और आपसे जवाब मांगे थे, आपने अच्छे जवाब भी दिए हैं। बहुत से लोगों ने जवाब दिया है कि सर डेथ पेनल्टी को शायद फाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे पूछा था यदि आप नहीं कहते हो तो आपको उसका कारण भी बताना पड़ेगा कि आप नहीं क्यों कह रहे हो। बहुत से बच्चों ने स्पष्ट लिखा सर हमें कारण पता नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि डेथ को हम फाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते।
तो हमें कारण को भी जानना पड़ेगा। आपका कहना सही है, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हो। डेथ को हम फाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब एलआई को हम कारावास के अंदर कर रहे हैं तो कारावास से गंभीर सजा के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, आसान में तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि डेथ को आप कम्यूट करते टाइम फाइन के अंदर नहीं कर सकते, या एलआई को आप कम्यूट करते टाइम यही करोगे? तो इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा दूसरे एक्ट का, जिसका नाम है सीआरपीसी। मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूं, जब भी हम क्रिमिनल कोड पढ़ रहे हैं तो हमें तीनों एक्ट को साथ ही पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों साथ साथ ही चलेंगे। किसी भी एक एक्ट को इंडिविजुअली पढ़ा ही नहीं जा सकता। प्रॉपर यदि हमने समझना है तो यहाँ पर इस बात को हमें समझने के लिए सीआरपीसी का सहारा लेना पड़ेगा। और सीआरपीसी के अंदर एक हमारे पास सेक्शन आता है, सेक्शन 433। हमारे यहाँ पे जो हेल्प करेगा वो सीआरपीसी का सेक्शन है 433 और एक सेक्शन है 433A। ये दोनों सेक्शन हमारी हेल्प करेंगे और हम देखेंगे कि सजा को कम कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ कम किया गया है और कितना कितना कम किया जा सकता है। यदि आपके पास सीआरपीसी का बेयर एक्ट है तो आप निकालिए 433, उसकी धारा निकालिए, उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप समझिए। यदि आपके पास नहीं है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। 433 के अंदर क्या लिखा गया है? हेडिंग है 433 की, कुछ मामलों में, कहां चली गई 433? हाँ, 433 क्या कहता है? दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। सेम वही बात जो हमारा सेक्शन 54 कहता है, सेक्शन 55 कहता है आईपीसी के अंदर, वही बात हमारे पास कौन कहता है भी? 433 क्या कहता है? दंडादेश के लघुकरण की शक्ति, दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। और ये क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ के देखते हैं कि कौन कौन सी जो सजा है, कौन कौन सा पनिशमेंट जो है, इसको किसके अंदर कम्यूट किया जा सकता है। यदि मैं पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है धारा 4, समुचित सरकार दंडाधिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना, सेम वही बात जो उसके अंदर लिखा हुआ था, ये कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। और कैसे की जाएगी? जो दोषी व्यक्ति है उसकी सहमति के बिना की जाएगी। पहली बात लिखी गई है, मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण किया जा सकता है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि यदि आपको डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसको आईपीसी के अंदर दी गई किसी भी सजा के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। आईपीसी की किसी भी सजा, पहली बात तो ये लिखी गई है। दूसरी बात क्या लिखी गई है? दूसरी बात में लिखा गया है, आजीवन कारावास के दंडादेश को 14 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण किया जा सकता है। यदि आपके पास क्या है भाई? एलआई है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है भी? 14 वर्ष तक के कारावास में। यदि तीसरी बात यदि हम पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? तीसरी बात में और लिखा हुआ है, कठिन कारावास के दंडादेश का किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादेश किया जा सकता है या जुर्माने के रूप में लघुकरण किया जा सकता है। जो हमारे पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसको सिंपल में एसआई के अंदर जितनी दी जा सकती है उतनी एसआई के अंदर या फाइन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और चौथा हमारे पास लिखा हुआ है, जो हमारे पास सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? फाइन के अंदर। इस सेक्शन को हम सीआरपीसी के अंदर दोबारा हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं हम वो समझना चाह रहे हैं कि क्या डेथ पेनल्टी को फाइन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। हम केवल उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको भी जब हम 433 को पढ़ते हैं तो भी यहाँ पे भी सेम वही बात लिखी गई है जो हमने आईपीसी के अंदर पढ़ी थी भी, डेथ पेनल्टी को आईपीसी की किसी भी सजा के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है भी फाइन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन जैसे ही हम अगला सेक्शन पढ़ते हैं 433A जो बाद में जोड़ा गया है, डेफिनेटली आपको पता चलता है ये सेक्शन बाद में जोड़े गए हैं जिनमें ABCD लिखी आती है, शुरू के अंदर नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। और इसके अंदर क्या किया गया भी, कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं भी, आप यदि सजा को कम करते हो तो कम करते टाइम आपको कम से कम इन बातों का ध्यान देना ही पड़ेगा। किस बात का ध्यान देना पड़ेगा? 433A क्या लिखा हुआ है? कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन।
कुछ मामलों में पाबंदियां लगाई गई हैं। जो ये छूट किया जा रहा है या ये लघुकरण किया जा रहा है, इसमें कुछ एक ऐसे मामले हैं जिनमें क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, निर्बंधन लगाया गया है, बाउंडेशन लगा दी गई, बाउंड्री बना दी गई। और वो बाउंड्री कौन कौन सी है, 433A के अंदर उस बाउंड्री को हम समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, इस बात को छोड़ दो भी, धारा 432 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस बात को साइड कर दो। लागू हमारे पास क्या होगा, 433 है। 432 में क्या लिखा हुआ था हमने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए हम इस बात पे अभी तक नहीं जाते हैं। जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, या 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर दिया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा नहीं कर लिया हो। ध्यान से देखो 433 हमें क्या कहता है, 433 हमें दो बात कहता है। 433 जो है दो बात कहता है। कौन कौन सी दो बात? पहली बात तो कहता है कि आपको जो अपराधी है उसको LI की सजा सुनाई देगी। दूसरी बात कहता है उसको LI की नहीं, उसको सजा सुनाई गई थी डेथ की। पहली बात कहता है उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो, दूसरी बात कहता है नहीं, उसको सजा कौन सी सुनाई गई हो, डेथ की। सजा तो उसको सुनाई गई हो डेथ की, पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूं, लेकिन उसकी सजा को 433 के अकॉर्डिंग कम कर दिया गया हो LI के अंदर। सजा कौन सी सुनाई गई हो, डेथ की, लेकिन उसकी डेथ की सजा को कम कर दिया गया हो किसके अंदर, LI के अंदर। तो उस व्यक्ति को कम से कम 14 साल तक जेल के अंदर रहना ही पड़ेगा, मिनिमम 14 साल। कम से कम कितना भाई, 14 साल तक जेल के अंदर रहना ही पड़ेगा। 14 साल से पहले उस व्यक्ति को फ्री नहीं किया जा सकता। इधर वो क्या कहता है कि आपको सजा तो सुनाई गई थी LI की, लेकिन जो सजा सुनाई गई थी ना, उस अपराध के अंदर वैकल्पिक सजा के रूप में आपके पास डेथ पेनल्टी भी थी। कि ऐसा जो सजा थी उस अपराध के लिए ये लिखा हुआ था कि इसके लिए या तो आपको मृत्यु दंडादेश दिया जा सकता है या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। जैसे 302 के अंदर लिखा हुआ है कि या तो आजीवन कारावास दिया जा सकता है या मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। ऐसा कोई अपराध जिसके अंदर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता था, लेकिन जिसके अंदर आपको क्या दे दिया गया, आजीवन कारावास दे दिया गया। इसको यदि हम कम करते हैं, इस आजीवन कारावास को भी यदि हम कम्यूट करते हैं ना, तब भी कम से कम कितने साल भाई, 14 साल तक आपको अंदर रहना ही पड़ेगा। कम से कम 14 साल तक अंदर रहना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, डेथ पेनल्टी को आप कम करते हो ना, तो कम से कम कितने साल की सजा में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, 14 साल की सजा। कम से कम 14 साल तो अंदर रहना ही पड़ेगा यदि आपको आजीवन कारावास मिला हुआ है। और कम्यूट किसके द्वारा की जा रही है भाई, कम्यूट की जा रही है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। मैं राष्ट्रपति के द्वारा कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नर के द्वारा सजा को माफ करने की बात नहीं कर रहा हूं, या 306 की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं IPC की धारा 54 और 55 के तहत कम्यूट करने की बात, या CRPC के हम 333 में जो कम्यूट करने की पावर दी गई है उसके तहत जो गवर्नमेंट हमारी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। वो किसी भी व्यक्ति की यदि मृत्यु दंड को यदि कम करना चाहती है, मृत्यु दंड की सजा को यदि कम करना चाहती है, तो कितनी कर सकती है भाई, कम से कम 14 साल की सजा के अंदर कम किया जा सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। न केवल मृत्यु दंड की सजा, बल्कि ऐसे अपराध के अंदर जिस अपराध के अंदर मृत्यु दंड वैकल्पिक सजा के रूप में हमारे पास उपलब्ध था और उसके अंदर मृत्यु दंड हमें नहीं दिया गया और हमें क्या दे दिया गया भाई, LI दे दिया गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया, उसके अंदर भी आजीवन कारावास को भी कितना किया जा सकता है, 14 साल से कम नहीं किया जा सकता। अभी हमने क्या पढ़ा था 55 के अंदर कि LI की यदि सजा है तो उसको कारावास में कन्वर्ट किया जा सकता है, पढ़ा था ना हमने। और क्या लिखा था, कारावास कितना भाई, जो 14 साल से अधिक नहीं हो, 14 साल से अधिक नहीं हो, या मैक्सिमम 14 साल तक का कारावास। ये हमने अभी पढ़ा है हमारे सेक्शन नंबर 55 के अंदर कि यदि LI को हमने कम करना है तो कारावास के अंदर कम कर देंगे। कितना, ऐसा कारावास जो 14 साल से अधिक नहीं हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है CRPC के 433 के अंदर कि यदि आपको LI जो है, लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है, आजीवन कारावास, ऐसी सजा के अंदर, ऐसे अपराध के अंदर मिला हुआ है जिस अपराध के अंदर हमारे पास क्या है भाई, डेथ पेनल्टी भी वैकल्पिक सजा के रूप में उपलब्ध थी,
उसके अंदर यदि आप एलआई को कम्यूट करते हो, कम करते हो, तो आप 14 साल से कम नहीं कर पाओगे। कम से कम 14 साल तक की सजा तो उस व्यक्ति को क्या करनी पड़ेगी भाई, भुगतनी ही पड़ेगी। तो हमें सेक्शन 54 तथा सेक्शन 55 को पढ़ने के लिए 433 तथा 433A, 433 को भी यदि आप नहीं पढ़ो, क्योंकि 433 तो मैंने इसलिए बताया कि सेम वही बात लिखी हुई है 433 के अंदर जो बात 54 और 53 हमें बता रहे थे। तो मेन जो हमारे पास अभी समझने के लिए पॉइंट है वो क्या है, 433A है। 433A जो लिमिटेशंस हमें लगाता है कम करने के लिए। सपोज करो एग्जांपल क्या आ गया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास भी, कोई एक ऐसा अपराधी है जिसको 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 302 के तहत क्या सुनाया गया भाई, आजीवन कारावास। क्वेश्चन है 302 के तहत उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसको सजा को कम्यूट करना है समुचित सरकार के द्वारा। कोई भी नाम दे दिया गया आपके पास, केंद्र सरकार, क्योंकि आईपीसी हमारा केंद्र सरकार का एक्ट है तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। केंद्र सरकार के द्वारा इस सजा को कम्यूट किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो कितने साल की सजा में कम किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, केंद्र सरकार उस सजा को कम करना चाहती है तो कितने साल की सजा में कन्वर्ट कर सकती है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया जाएगा अधिकतम 14 साल की सजा, बी में दिया जाएगा न्यूनतम 14 साल। न्यूनतम में यहाँ कंफ्यूज यदि हो रहे हो तो मैं ये लिख दूं भी कम से कम 14 साल। सी और डी के अंदर आपको कुछ भी दिया जा सकता है। तो यदि हमने केवल और केवल सेक्शन 55 यदि पढ़ा है आईपीसी का, तो हम ये लगा के आ जाएंगे कि यदि एलआई को हमने चेंज करना है तो हम किस में चेंज कर सकते हैं भाई, ऐसी सजा में चेंज कर सकते हैं जो अधिकतम कितनी हो भाई, 14 साल की सजा हो। लेकिन यदि हमने सेक्शन 54 तथा 55 के साथ इसको भी पढ़ा है ना, 433A सीआरपीसी को भी पढ़ा है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा भाई, ऐसा होगा कम से कम 14 साल तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 302 में साथ में वैकल्पिक सजा के रूप में क्या है भाई, डेथ पेनल्टी भी दी गई है। 302 में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो क्या आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आया कि मृत्युदंड को यदि कम करना है तो कितना किया जा सकता है, आजीवन कारावास को यदि कम करना है तो कितना किया जा सकता है। यदि ऐसा अपराध है जिसमें केवल आजीवन कारावास की सजा है, मतलब जिसमें मृत्युदंड की सजा नहीं है, उसको यदि हमने कम करना है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अधिकतम कितने साल भाई, 14 साल। लेकिन 302 में वैकल्पिक सजा के रूप में हमारे पास क्या है, डेथ पेनल्टी है। तो यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि डेथ पेनल्टी को हमने कम करना है, कम्यूट करना है, तो क्या फाइन के रूप में कम्यूट कर सकते हैं, तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि फाइन के रूप में हम नहीं कर सकते। न केवल फाइन के रूप में, यदि हमने मृत्युदंड को कम करना है तो आपको 14 साल से कम में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कम से कम आपको 14 साल भुगतना ही पड़ेगा। इसी तरह से आजीवन कारावास का हमने देख लिया। शायद आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये तो बात थी सजा के लघुकरण की। अब कल एक कमेंट बॉक्स के अंदर किसी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर कारावास जो है, इम्प्रिजनमेंट है, वो शुरू कब से होता है। हमने कारावास की बात की है, तो कारावास शुरू कब से होता है, और उसने ऑप्शन भी अच्छे दिए थे। मैं वही क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप आंसर देने की कोशिश करना कि कारावास शुरू कब से होता है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर उस स्टूडेंट ने लिखा था, चलो मैं एक बार बोर्ड रफ कर लूँ, उसके बाद अपनी चर्चा करते हैं। पूरा क्वेश्चन ही आपके पास लिख देता हूं। क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको कि कारावास की जो सजा है, जिसने कारावास की बात लिखी है, कारावास नहीं सजा चाहे कौन सी भी हो, लेकिन क्वेश्चन में कारावास लिखा था, मैंने कारावास की बात चर्चा कर ली आपसे। कारावास की सजा जो है या इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो शुरू कब से होगी। ऑप्शन ए के अंदर लिखा गया था उस दिन से जिस दिन आपको अरेस्ट कर लिया गया हो, डेट ऑफ अरेस्ट से। बी लिखा हुआ था उस दिन से जिस दिन आपको दोषी साबित कर दिया गया हो, डेट ऑफ पासिंग जजमेंट। सी आपके पास ऑप्शन था डेट ऑफ पासिंग सेंटेंस, उस दिन से जिस दिन आपको सजा सुना दी गई हो, और डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस।
नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, कुछ इस टाइप का ऑप्शन था, वो कुछ भी हो हमारे लिए मायने नहीं रखता। 3 ऑप्शन जो है ये हमारे लिए मायने रखते हैं कि कारावास की सजा जो है शुरू कब से होती है। जिस दिन आपको अरेस्ट किया गया, क्या उस दिन से वो आपकी सजा शुरू हो जाती है, या जिस दिन आपको सजा आपको दोषी मान लिया गया। ये तो आपको पता है ना कि जजमेंट आना और आपको सजा सुनाना उसमें डिफरेंस होता है। जजमेंट के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप दोषी हो या दोष मुक्त हो, है ना। आपको क्या दिया जाता है, या तो आप बाइज्जत बरी हो या आप क्या माने जाते हो, भी दोषी माने जाते हो। वो निर्णय सुनाया जाता है, उसके बाद आपको एक दिन दिया जाता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है उसी दिन सुनवाई हो जाए या बाद में सुनवाई हो सकती है, किस चीज की, कि आपको क्या सजा सुनाई जानी है, जिसको हम बोलते हैं हियरिंग ऑन सेंटेंस। वो जजमेंट के बाद होती है। तो ये लिखा हुआ है कि क्या उस दिन से शुरू होती है जिस दिन आपको जजमेंट सुनाया गया है, या उस दिन से शुरू होती है जिस दिन आपको सजा सुनाई गई है। आप अपना विचार बताइए, जल्दी बताइए, किस दिन से शुरू होती है, आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे ए, कि सर जिस दिन हमें अरेस्ट कर लिया गया उसी दिन से सजा हमारी काउंट होने शुरू हो जाती है, भी आप इतने साल भुगत लिए। क्योंकि हमें पता है ना, हमने ऐसा सुना है कहीं ना कहीं कि जितने साल काट लिए आपने उतने साल कम हो जाएंगे, तो शायद उसी दिन से शुरू हो जाती होगी। कुछ लोगों के मन में बी ऑप्शन भी आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं और ऐसा होता भी है कि जिस दिन व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया जाता है उसी दिन व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। सजा पे सुनवाई चाहे उसी दिन हो, चाहे अगले दिन हो, चाहे 5 दिन के बाद हो, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन व्यक्ति को सजा सुनाई गई उसी दिन क्या, जिस दिन व्यक्ति को दोषी साबित किया गया उसी दिन व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कुछ का मानना है सर ये भी हो सकती है। और ये तो पता ही है, सजा सुना दी उसके बाद तो होगी, ये तो लास्ट ऑप्शन है ना, भी सजा सुना ही दी है तो उसके बाद तो शुरू होगी। तो कुछ लोगों का ऑप्शन हमारे पास सी भी हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास क्या है भाई, सी है। न ही इसका आंसर ए है, न ही इसका आंसर बी है, प्रॉपर आंसर इसका क्या है, सी है। जो सजा आपकी शुरू होती है, कारावास जो आपका शुरू होता है, वो आपका शुरू होता है उस दिन से जिस दिन आपको सजा सुना दी गई हो। जिस दिन आपको सजा सुना दी जाती है ना, उसके बाद ही आपका जो है पनिशमेंट, वो जो का जो वारंट है वो बनता है, उसके बाद ही आपकी सजा शुरू होती है। तो सर फिर ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों होता है, या हमने क्या ये जो सुना हुआ है कि वो गलत सुना हुआ है कि जितनी आपने सजा अब तक काट ली है उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा उसके अंदर? नहीं, आपने जो सुना है वो भी सही सुना है। जब भी सजा का जो ऑर्डर आता है हमारे पास, उसके अंदर जो कोर्ट है वो इस तरह का आदेश देता है कि आपने ट्रायल के दौरान या अब तक जितनी भी आपने जेसी जुडिशियल कस्टडी के अंदर, या जितना भी आपने पुलिस कस्टडी जिसको हम पीसी कहते हैं, जेसी और पीसी के अंदर जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया है उसको इसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये जजमेंट के अंदर लिखा होता है और कहीं नहीं लिखा हुआ। जजमेंट के अंदर खुद कोर्ट ऐसा लिखता है। यदि कोर्ट ने ऐसा नहीं लिखा ना तो एडजस्ट नहीं होगी। कोर्ट जजमेंट के अंदर ही लिख देता है कि आपने जितनी भी जेसी काटी है और आपने जितने भी पीसी, जितने टाइम आप जेसी के अंदर रही हो, जितने टाइम आप पीसी के अंदर रही हो, उनको क्या कर दिया जाता है भी, कम्यूट कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। इसके साथ आपकी जो सजा एक्चुअल सजा है उसमें से आपको माइनस कर दिया जाता है और बची हुई सजा आपको काटने पड़ती है। लेकिन सजा तो आपकी उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन आपको सजा सुनाई जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कारावास शुरू कब से होता है? कारावास शुरू होता है उस दिन से जिस दिन आपको सजा सुनाई जाती है। इसी तरह से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, सर आईपीसी के अंदर मिनिमम कारावास कौन से सेक्शन के अंदर है? कल मैंने आपको एक टेबल बनाने के लिए कहा था कि सजा केवल वही आपको याद करनी है जो कुछ अलग हटके हो। तो मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डेथ पेनल्टी कहाँ कहाँ पर है, केवल आजीवन कारावास कहाँ कहाँ पर है, केवल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कहाँ कहाँ पर है, केवल साधारण कारावास कहाँ कहाँ पर है, केवल फाइन कहाँ कहाँ पर है। ये मैंने आपको, और केवल ऐसे सेक्शन कौन कौन से हैं जिसमें हमें कम से कम सजा का भी प्रावधान किया गया, भी कम से कम इतनी सजा होनी चाहिए। तो उसने वहीं से क्वेश्चन उठाया स्टूडेंट ने और कहा सर कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर मिनिमम हमारे पास पनिशमेंट है? तो आप यदि आईपीसी का सेक्शन 510 देखोगे तो इसके अंदर हमें सबसे कम कारावास की प्रावधान किया गया है, और वो कारावास कितना है भाई, 24 घंटे का प्रावधान। 24 घंटे तक की सजा आपको होती है 510 के अंदर। तो ये भी इंटरव्यू के अंदर कभी हल्के फुल्के क्वेश्चन यदि पूछने के मूड के अंदर हो इंटरव्यूअर, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम से कम सजा जो आईपीसी के अंदर है वो कौन से सेक्शन में दी गई है? तो 510 के अंदर दी गई है और 24 घंटे के कारावास की सजा दी गई है। तो अब तक हम आईपीसी के चैप्टर नंबर 3 के कितने सेक्शन कर चुके हैं भाई? 53,
54, 55 और 55A। अब इससे आगे वाले सेक्शन हैं उनको हम डील करते हैं। सेक्शन नंबर 56 आपको पता है डिलीट हो चुका है। आज के टाइम में हमारे पास सेक्शन नंबर 56 नहीं है। सेक्शन 57 की यदि हम बात करें, सेक्शन 57 कहता है हमारे पास दंडावधियों की भिन्नें, फ्रैक्शन ऑफ द पनिशमेंट। फ्रैक्शन की बात करता है, भिन्न की बात करता है। भिन्न का मतलब है उसका यदि हमें हिस्सा लेना हो, जैसे आप 1/2 लेना हो, 1/3 लेना हो, 1/4 लेना हो ना, तो यदि जो हमारे पास दंडावधियां हैं, जो हमें जितनी अवधि की हमें सजा सुनाई गई है उसका यदि फ्रैक्शन लेना है तो हमें कैसे लेना पड़ेगा। सपोज करो आपको सजा सुनाई गई है 20 साल की और आपको कह दिया गया कि इसका 1/2 लेना है, तो आप इसका 1/2 ले लोगे, भाई कितना ले लोगे, 10 साल। आपको सजा सुनाएगी 10 साल की और कह दिया गया कि इसका आपको 1/4 लेना है, तो आप इसका 1/4 भी ले सकते हो, कितना आ जाएगा भाई, 2.5 ईयर्स। लेकिन यदि आपको सजा सुना दी गई है आजीवन कारावास की, LI की सजा आपको सुना दी गई है और आपको कह दिया गया कि इसका आपको क्या करना है, 1/2 करना है, तो इसका आप 1/2 कैसे करोगे। तो यही बात हमें बताता है सेक्शन नंबर 57 कि आजीवन कारावास का यदि फ्रैक्शन लेना है, भिन्न लेना है, तो हम कैसे करेंगे। क्योंकि भाई जिंदगी कितनी है किसी की क्या पता है। जिंदगी 1 दिन की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है और 100 साल की भी हो सकती है। तो उसका आप आधा कैसे करोगे, उसका 1/4 कैसे करोगे, उसका फ्रैक्शन कैसे लोगे, यही बात हमें बताता है सेक्शन नंबर 54। क्या कहता है, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करते समय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा। क्या किया जाएगा, अभी इसमें लिखा हुआ है कि जब हम भिन्न के रूप में किसी पनिशमेंट को ले रहे होंगे, यदि हमें कहीं जरूरत पड़ जाती है कि हमें पनिशमेंट को किसके रूप में लेना है भाई, भिन्न के रूप में लेना है, तो हम आजीवन कारावास जहां कहीं भी है, आजीवन कारावास जहां कहीं भी है, इसको हम 20 साल की सजा मानेंगे। 20 साल की सजा मानेंगे। इस बात को पढ़ के हमारे माइंड में एक डाउट सा क्रिएट हो जाता है कि क्या आजीवन कारावास का मतलब 20 साल होता है क्या। आजीवन कारावास का मतलब 20 साल कभी भी नहीं होता। आजीवन कारावास का मतलब हमेशा यही होता है, टिल द लास्ट बर्थ ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी की अंतिम सांस तक। आजीवन का मतलब यही हुआ। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है, आपकी जिंदगी की अंतिम सांस तक यही होता है। फिर 20 साल कब मानेंगे, 20 साल हम केवल तभी मानेंगे जब हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ जाए, जब हमें उसकी भिन्न लेने की जरूरत पड़ जाए। सर कहां पड़ जाएगी जरूरत, आपने एक सेक्शन के बारे में सुना होगा, जो अंतिम सेक्शन हमारा है आईपीसी का, सेक्शन 511, जो अटेम्प्ट के बारे में बात करता है, रेजुडल अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। ऐसा कोई अपराध जिसके अटेम्प्ट के बारे में स्पेशल प्रावधान आईपीसी के अंदर नहीं किया गया है, उस अपराध को करने का यदि अटेम्प्ट किया जाता है तो उसके अंदर सजा को जो प्रावधान किया गया वो 511 के अंदर किया गया है। और वो कहता है जितनी सजा मेन अपराध के अंदर है ना, उसकी आधी सजा आपको दे दी जाएगी। जितनी सजा मेन अपराध के अंदर है उसकी आधी सजा दे दी जाएगी। मान लो 511 के अंदर हमें किसी ऐसे अपराध की सजा देनी है जिसकी जो मेन सजा है वो क्या है भाई, आजीवन कारावास है, तो आधी सजा कितनी देंगे, तो वहां पर हम आजीवन कारावास को कितना मानेंगे भाई, 20 साल मानेंगे। ये वहम कभी मत पालना अपने माइंड के अंदर कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल होता है। आजीवन कारावास का मतलब हमेशा क्या होता है भाई, अंतिम सांस तक की सजा। वो अलग बात है जिसे हमने पढ़ा 54 के अंदर, 55 के अंदर, सीआरपीसी के अंदर हमने पढ़ा कारावास को कम किया जा सकता है, आजीवन कारावास को भी कम किया जा सकता है। 4 हमने तरीके पढ़े थे कल भी, कारावास को कम करने के तरीके कौन से हैं। सजा को कम किया जा सकता है वो अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन यदि सजा को कम नहीं किया गया है तो आजीवन कारावास का मतलब क्या है, अंतिम सांस तक की सजा। तो 57 हमें कहता है केवल और केवल उसी टाइम हमने आजीवन कारावास को 20 साल की सजा माननी है जब हमें आजीवन कारावास को किसके रूप में लेना पड़ जाए भाई, फ्रैक्शन के रूप में लेना पड़ जाए, भिन्न के रूप में पड़ जाए। 58 जो है डिलीट किया जा चुका है, 59 डिलीट किया जा चुका है। अब हमारे पास है सेक्शन नंबर 60। 60 हमें क्या कहता है भाई, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट वोली और पार्शियली रिग्रेस और सिंपल। जो सजा आपको सुनाई गई है, जो सजा आपको सुनाई गई है वो सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है,
पूरे की पूरी सजा जो आपकी सुनाई गई है वो पूरी की पूरी सजा कठोर कारावास हो सकती है, पूरी की पूरी सजा आपको जो सुनाई गई है पूरी की पूरी सजा साधारण कारावास हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उस सजा का कुछ पार्ट जो है सिंपल हो और कुछ पार्ट उसका क्या हो, रिग्रेस हो। तो यही बात सेक्शन 60 के अंदर लिखी गई है कि पूरी की पूरी सजा एक टाइप की हो सकती है, पूरी की पूरी सजा आधी सजा एक टाइप की हो सकती है, आधी सजा दूसरे टाइप की होती है। ये डिसाइड कौन करेगा? जो जजमेंट देने वाला जो कोर्ट है, आपको सजा सुनाने वाला कोर्ट है, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितनी सजा किस टाइप की काटनी है। सेम यही बात लिखी गई है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो उस अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह किसी ऐसे संपूर्ण कारावास में सादा होगा या ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा या कुछ भाग क्या होगा भाई सिंपल होगा। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहा किसके द्वारा जाएगा भाई? ये कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा और जो सजा का जो आदेश होगा, ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर के अंदर उसको बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो जेल प्रशासन है वो अपनी इच्छा से कुछ कर दे। जेल प्रशासन अपनी इच्छा से कुछ करने वाला नहीं है। कोर्ट के जो ऑर्डर होगा हमारा सजा का, उस ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा जाएगा। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था ना कि जो पूरे का पूरा चैप्टर 3 जो है, पूरे के पूरा चैप्टर 3 ये हमारे काम का नहीं है नहीं वकील के काम का है, नहीं अपराधी के काम का है। ये जो है केवल और केवल न्यायाधीश के काम का है। सजा सुनाते टाइम जो जज है वो किन किन रूल्स को फॉलो करेगा, वो रूल हमारे पास 53 से 75 में बताए गए हैं। केवल एक जगह हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे जेलर को रूल बताए गए हैं कि जेलर क्या करेगा, जो जेल अथॉरिटी है वो क्या करेगी। हम देखेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर एक सेक्शन हमारे पास आएगा 74, तो उसमें केवल ऐसा है कि जब जेलर को रूल बताया गया है, वरना सारे के सारे सेक्शन 53 से लेकर 75 तक सारे सेक्शन गाइड करते हैं कि इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि आपने सजा सुनाते टाइम कौन कौन से रूल को फॉलो करना है। आगे हम देखें 61 डिलीट किया जा चुका है, 62 डिलीट किया जा चुका है। अब हमारे पास एक बंच आने वाला है 63 से लेकर 70 का, और ये पूरे का पूरा बंच जो है डील करता है फाइन के साथ। कल ही मैंने आपको बताया था 8 हमारे पास ऐसे सेक्शन आएंगे जो केवल और केवल फाइन के साथ डील करने वाले हैं। यदि आप एज ए जज किसी व्यक्ति को सजा सुनाते हो जज के रूप में और आपने उसकी सजा के अंदर फाइन को प्रावधान नहीं किया है, तो आपके पास 63 से 70 तक का कोई मतलब ही नहीं बनता। 63 से 70 उसी टाइम एक्शन के अंदर आएंगे, पिक्चर के अंदर आएंगे जब आपने फाइन के रूप में सजा सुनाई है। अब फाइन के रूप में सजा आपने कैसी भी सुनाई है, चाहे कारावास के साथ सुनाई है या अकेली फाइन सुनाई है, पिक्चर के अंदर ये आ जाएंगे 63 से 70। कैसे आएंगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 63 के अंदर लिखा हुआ है क्या भाई? 63 के अंदर लिखा हुआ है जुर्माने की रकम, अमाउंट ऑफ फाइन कितना हो सकता है, जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई हो। जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है अनलिमिटेड होगी बट शेल नॉट बी एक्सेसिव। भी फाइन कितना लगाया जा सकता है, फाइन कितना लगाया जा सकता है। जब हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे ना तो उनके अंदर कुछ सेक्शन तो हमारे पास ऐसे होंगे जहां पे फिक्स किया हुआ है कि 1000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, 2000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। या जैसे कल हमने एक सेक्शन 290 पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था 200 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं जहां पे लिमिट बना दी गई है कि इतने रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ क्या बहुत से सेक्शन हमारे पास ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर लिमिट नहीं लगाई गई है। ये लिखा गया है या तो सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, ठीक है, या दोनों हो सकते हैं, सजा या जुर्माना या दोनों। जहां पे ये बात लिखी गई है और जुर्माना बताया नहीं गया कितना है, तो उसके बारे में डील करता है सेक्शन 63 भी, जुर्माना कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बातें लिखी गई है। पहली बात कहता है कि जहां पर एक्सप्रेसली बताया नहीं गया है कि जुर्माना कितना होना चाहिए, वहां पर जुर्माना अनलिमिटेड हो सकता है, अमर्यादित, असीमित, अनलिमिटेड। लेकिन दूसरी बात लिख दी है उसने, नॉट एक्सेसिव। अमर्यादित हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन भाई हद से ज्यादा नहीं होगा। इस बात ने कह दिया कि हम आपको बाउंड्री नहीं लगा रहे, हम आपको वो नहीं कर रहे हैं, प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, आप इतना ही जुर्माना लगाओ। लेकिन इस बात ने कह दिया भाई आप लेकिन जुर्माना लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखोगे अत्यधिक नहीं लगाना। अत्यधिक नहीं लगाना का मतलब क्या है? शायद यदि मैं सिंपल भाषा के अंदर यदि इसको इंटरप्रेट करूं तो ये हो सकता है कि जितना भाई आपको नुकसान हुआ है ना, लगभग उसके बराबर का जुर्माना लगा दिया जाए, उसके आसपास का जुर्माना लगा दिया जाए। और होता भी यही है, नुकसान के आसपास का या नुकसान के बराबर का जुर्माना लगाया जाता है, उससे ज्यादा जुर्माना नहीं लगाया जाता।
केवल चेक डिसऑनर जो होता है उसके मामले के अंदर जुर्माना दुगना लगाया जा सकता है चेक की राशि से, और कोई मामले के अंदर जुर्माना जो है जितना आपको नुकसान हुआ है उस नुकसान से ज्यादा नहीं लगाया जाता। भाई छोटी सी बात है, मान लो आपका 40,000 रुपए का एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया, 40,000 रुपए का मोटरसाइकिल चोरी हो गया, और उसके अंदर यदि मान लो न्यायाधीश जुर्माना लगा रहा है, तो क्या वो 60,000 का जुर्माना लगा सकता है? क्या वो 50,000 का लगा सकता है? कि कॉमन सेंस की बात है। एक्सेसिव का मतलब यही है कि जुर्माना लगाते टाइम आप इस बात का ध्यान रखोगे कि हद से ज्यादा नहीं होगी। 40,000 का मोटरसाइकिल था आपका, अगर नया था तो आपने 30,000 का जुर्माना लगा दिया, 35 का जुर्माना लगा दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन हद से ज्यादा तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ना, जितनी नुकसान है उससे ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। सेम बात यहाँ पे लिखी गई है। कुछ जुर्माना कहाँ लगाया जाता है भाई? जुर्माना एक तो दो रीजन है जुर्माना लगाने के। पहला रीजन तो जब सजा जज सुनाता है और उसको यदि ये लगता है कि सजा सुना दी, लेकिन सजा जो है सुनाई है वो ठीक ठाक नहीं लग रही है, कुछ और इस सजा को हार्ड बनाया जाए, तो उस सजा को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए जुर्माना लगा देता है, यदि सेक्शन में प्रावधान किया गया है तो। दूसरा जुर्माना लगाया जाता है जो पीड़ित है उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे रेप विक्टिम जो होती है, एसिड अटैक के जो विक्टिम हैं, उनको जितना उनका खर्चा आया है, उनको अपना दोबारा जिंदगी जीने के लिए या उनके जो इलाज में, ट्रीटमेंट में जो खर्चा आ रहा है, वो खर्चा उस विक्टिम को दिया जाता है। या मर्डर के जो विक्टिम हैं उनके भी विक्टिम को जो है, जो जिसकी मृत्यु होगी उसके घर वालों को भी कंपनसेशन दिलाया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वहाँ पे फाइन लगाया जाता है। तो फाइन लगाने के वो दो तरीके हैं, तो उसमें ध्यान रखा जाता है भाई हद से ज्यादा फाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना भी लगाया जा सकता है, कोर्ट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। 63 के अंदर ये बात की गई है। 64 क्या कहता है? 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। भाई जुर्माना लगा दिया कोर्ट ने कह दिया कि आपके ऊपर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, आपको ये पे करना है, लेकिन किसी व्यक्ति ने जुर्माना पे नहीं किया तो, जुर्माना पे नहीं किया तो क्या होगा, इसके बारे में डील करता है हमारे पास सेक्शन 64। क्या कहता है पढ़ के देखते हैं हम। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या कारावास रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट किया गया हो, तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट किया गया हो, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माने देने की व्यतिक्रम की दिशा में अपराधी अमुक अवधि के कारावास को भोगेगा, जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बात कह रहा है भाई? जो पहले इसने बात की है ना, बेऐसा जुर्माने वाला, जुर्माने के बिना वाला, जुर्माने के बिना वाला, जुर्माने के सहित, जुर्माने के रहित, उसके अंदर जितने भी केस है ना, सारे केस उसने शामिल कर लिए। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि हर मामले के अंदर, आप ध्यान से पढ़ना उसको, जितने भी मामले बन सकते हैं ना, हर मामले को उसने काउंट कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ हर मामले के अंदर, कौन से हर मामले के अंदर? हर उस मामले के अंदर जिसमें फाइन सुनाया गया है, फाइन लगाया गया है, या फाइन की सजा जो है वो दी गई है, हर उस मामले की बात की जा रही है 64 के अंदर। हर उस मामले के अंदर जिसमें फाइन की सजा दी गई है, उस मामले में जो कोर्ट आपको सजा सुना रहा है, दूसरे किसी कोर्ट की बात नहीं, जो कोर्ट आपको सजा सुना रहा है, ध्यान देने वाली बात है, वही कोर्ट क्या करेगा? जो कोर्ट सजा सुना रहा है वही कोर्ट क्या करेगा? उसी दंडादेश के अंदर एक ऐसा ऑर्डर दे देगा कि यदि आपने सजा का वहन नहीं किया, यदि आपने फाइन क्या भाई पे नहीं किया, तो आपको एक निश्चित अवधि के लिए, वो अवधि फिक्स की जाएगी निश्चित अवधि के लिए, और किस टाइप का आपको जो इम्प्रिजनमेंट दिया जाना है, SI देना है या RI देना है, ये भी उस कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। एक निश्चित अवधि के लिए आपको क्या दे दिया जाएगा भाई? दंड दे दिया जाएगा, कारावास दे दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी। किसके द्वारा? हर उस मामले के अंदर जिसमें फाइन की सजा सुनाई दी गई है, वही कोर्ट, जो कोर्ट सजा सुना रहा है, वही कोर्ट अपने उसी आदेश के अंदर, जिस आदेश में उसने दंडादेश आपको सुनाया है, बता देगा कि यदि आपने जुर्माना नहीं दिया तो जुर्माना नहीं देने की दिशा के अंदर आपको इतने टाइम का और इस प्रकार का जो अतिरिक्त ये जो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी भाई, ये किस टाइप की सजा होगी? ये आपकी एक्स्ट्रा पनिशमेंट होगी, आपको अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस चीज की ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 64। सपोज करो आपको मूल जो कारावास था वो 7 साल का था, कि आपको अपराधी को 7 साल की सजा सुनाई गई, साथ में अपराधी को 50,000 का जुर्माना सुना दिया गया।
उस व्यक्ति ने जुर्माना भरा नहीं, तो जुर्माना नहीं भरा तो साथ में कह दिया गया कि यदि आप 50,000 का जुर्माना नहीं भरोगे, केवल एग्जांपल ले रहा हूं, सही है या गलत है आगे अगले सेक्शन पे हम देखेंगे, अभी के लिए हमारे पास एग्जांपल है। जज ने कह दिया कि यदि आपने 50,000 का जुर्माना नहीं भरा तो आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो 6 महीने की सजा है ना, वो आपकी शुरू कब होगी? वो आपकी सजा शुरू होगी जब ये 7 साल की सजा आपकी पूरी हो जाएगी। जिस दिन आपकी 7 साल की सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद ये आपकी एक्स्ट्रा पनिशमेंट जो है वो शुरू होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सर एक क्वेश्चन है जी, पूछो। सर आपने कहा सर फाइन आपको सुनाई गई, आपने फाइन का भुगतान नहीं किया, फाइन का भुगतान नहीं करने के लिए आपको क्या कर दिया गया? एक्स्ट्रा आपको पनिशमेंट दे दी गई। तो क्या सर अब आपने जो अतिरिक्त सजा जो दी गई, 6 महीने की सजा दी गई और उस अपराधी ने ये 6 महीने की सजा काट ली है, तो क्या अब उसको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा? क्या उसका जुर्माना माफ हो जाएगा? क्या बताओ, सोचो और विचारो और ये बताओ कि यदि फाइन नहीं भरने की एवज में आपने सजा काट ली है, महीने 2 महीने 6 महीने जितने की सजा आपको दी गई थी वो आपने पूरी की पूरी सजा काट ली है, तो क्या अब आपका जुर्माना जो है वो माफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? यदि समझ में आ गया तो जल्दी से उत्तर देना शुरू करो कि सजा काटने के बाद आपकी फाइन माफ हो जाती है या फाइन माफ नहीं होती है, या आपको अभी भी फाइन भरनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, एक बार जो आपको सजा सुना दी गई ना, एक बार जो सजा सुना दी गई वो ऑटोमेटिकली कभी भी रिवोक नहीं होती है, अपने आप कभी भी नहीं हटती है। वो हटती कैसे है? उसको यदि प्रोसेस के द्वारा हटाया जाए, राष्ट्रपति ने कम कर दी हो, राज्यपाल ने कम कर दी हो, सेक्शन आईपीसी के 54-55 के तहत कम कर दी गई हो, या हम देखते हैं कि उसके 306 सीआरपीसी के तहत कम कर दी गई हो, तो ही कम हो सकती है। ऑटोमेटिकली अपने आप सजा रिवोक नहीं होती है। आपने फाइन नहीं दिया था, फाइन नहीं दिया और आपको क्या मिल गई भाई? आपको एक्स्ट्रा, मैं स्पेशल वर्ड लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा है, मूल के अलावा है, आपको एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट मिल गई। फाइन नहीं दिया और आपको क्या मिल गई? अतिरिक्त कारावास आपको मिल गया। तो ये जो अतिरिक्त कारावास जो है ना, ये इस चीज के लिए कारावास है कि आप जो फाइन था उस फाइन का भुगतान नहीं कर सके। आपने फाइन का भुगतान नहीं किया, ये भी तो एक अपराध है ना। तो आपने फाइन का भुगतान नहीं करके जो अपराध किया था ना, उस अपराध की सजा ये दी गई है, न कि ये फाइन के बदले में सजा दी गई है। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? ये जो आपको सजा दी गई है ना, फाइन नहीं चुकाने का जो आप अपराध कर रहे हो वो भी तो एक अपराध है। फाइन आपको कहा गया फाइन चुकाओ, आपने नहीं चुकाया तो आपने अपराध कर दिया, कोर्ट की अवमानना कर दी। तो फाइन नहीं चुकाने का जो आप अपराध कर रहे हो ना, उस अपराध की सजा है ये सजा फाइन नहीं चुकाने वाला अपराध है उसकी है। ये सजा क्या है भाई? आपके फाइन के बदले में सजा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। फाइन के बदले में दी गई सजा नहीं है, काटा मार रहा हूं मैं, फाइन के बदले में दी जाने वाली सजा नहीं है। ये सजा किस चीज की है? ये सजा उस चीज की है कि आपने फाइन नहीं चुकाया, और फाइन नहीं चुका के आपने जो अपराध किया उसके लिए मिलने वाली सजा है। इसका मतलब फाइन के बदले में तो आपको अब तक सजा मिली ही नहीं है, तो आपने अपराध किया था, आपको सजा मिल गई, फाइन तो आपकी अभी भी वैसी की वैसी है, तो फाइन तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। और हमने सिविल मामलों के अंदर देखा है, तो यदि व्यक्ति मर भी जाता है ना, तो मरने के बाद भी उसकी फाइन माफ नहीं होती। हम देखेंगे कि सजा का जो है, जो फाइन को जो है वसूला कैसे जाता है, वसूली कैसे की जाती है, उसमें हम देखेंगे कि व्यक्ति मर भी गया ना, तो मरने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी से फाइन वसूल लिया जाएगा। सजा, फाइन की सजा कभी भी माफ नहीं होती। तो ये पनिशमेंट चाहे आपने चुका दी चाहे आपने नहीं चुकाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आपने अतिरिक्त सजा भुगत ली या नहीं भुगती। ओके, तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। हमने सेक्शन नंबर 63 पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 64 पढ़ लिया। 64 जो है वो हमारे सामने एक जनरल रूल पेश करता है, सामान्य रूल जो हमारे सामने पेश कर रहा है। और क्या पेश कर रहा है? ऐसे हर अपराध के अंदर जिसमें आपने फाइन यदि पे नहीं किया, पे नोट फाइन यदि आप करते हो, तो आपको क्या मिलेगी भाई? एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी। कौन देगा? वही कोर्ट देगा। कितनी देगा? उसके अंदर दंडादेश के अंदर लिखेगा। लेकिन कितनी दी जाएगी?
इसके बारे में आगे हमारे पास सेक्शन आते हैं 65, 66, 67 जो है बताते हैं कि दंडादेश जो है आपको कितना दिया जा सकता है, एक्स्ट्रा पनिशमेंट कितना दी जा सकती है। तो सेक्शन नंबर 65 और सेक्शन नंबर एक मेरे पास आएगा 67, ये दोनों हमारे पास इस बात में डील करेंगे कि आपको सज़ा कितनी दी जा सकती है। हमारे पास केस जो है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो केस जिसके अंदर हमारे पास फाइन भी सुनाई जा सकती थी, मैं ये बात कर रहा हूँ मूल सज़ा की, जो मूल सज़ा दी जा सकती है, पॉसिबल। जो पॉसिबल सज़ा है ना, उस सज़ा की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास आईपीसी के अंदर किसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि आपको इतने साल की सज़ा हो सकती है प्लस आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसे मामले, जिन मामलों के अंदर आपको सज़ा के रूप में फाइन भी सुनाया जा सकता है और कारावास भी सुनाया जा सकता है, ऐसे मामले। और दूसरे ऐसे मामले जिनके अंदर केवल और केवल आपको क्या सुनाया जा सकता है भाई, फाइन सुनाया जा सकता है। तो दोनों के अंदर जब आपको एक्स्ट्रा कारावास दिया जाएगा तो अलग अलग रूल हैं। पहले वो मामले जहां पर फाइन भी सुनाया जा सकता था और आपको इम्प्रिजनमेंट भी सुनाया जा सकता था, उन मामलों को डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 65। दूसरी तरफ वे मामले जिनके अंदर केवल और केवल फाइन की ही सजा सुनाई जा सकती थी, उनके मामले में डील करता है कौन सा भी, सेक्शन नंबर 67। तो 65 में क्या लिखा हुआ है और 67 में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 65, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, किए गए हैं नहीं लिखा हुआ भाई, किए जा सकते हैं, अर्थात सजा दी जा सकती थी। ये पॉसिबल सजा की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल सजा की बात नहीं कर रहा। फिर मैं यहां लिख देता हूं आपके सूझत के लिए कि यहां पर हम एक्चुअल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो सजा दी गई है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सजा दी जा सकती थी उस सजा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है कि जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने की व्यतिक्रम होने की दिशा के अंदर न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो कारावास के लिए अधिकतम नियत है। क्या लिखा हुआ है भाई, कितनी सजा दे सकता है, उतनी सजा दी जा सकती है जो मैक्सिमम सजा इसके अंदर दी जा सकती थी, जो मैक्सिमम सजा इसके अंदर दी जा सकती थी उस सजा का 1/4, उस सजा का 1/4। अभी हमने देखा था ना 57 के 57 के अंदर जहाँ फ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, भिन्न की हम बात कर रहे थे, भिन्न कहाँ हमारे पास निकालने की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल मैंने 511 दिया था जहाँ पर हमें आधी सजा निकालनी पड़ती है, एक एग्जांपल ये भी है कि मैक्सिमम सजा का हमें 1/4 निकालना पड़ता है। तो यदि यहाँ पर मान लो आजीवन कारावास दिया जा सकता है किसी अपराध के अंदर और उसके अंदर यदि हमें निकालना है एक्स्ट्रा कारावास कितना दिया जाएगा, तो आजीवन कारावास का 1/4 निकालना पड़ेगा, मतलब 20 का 1/4 निकालेंगे कितने साल आ जाएंगे भाई, 5 साल दी जा सकती है। ये हमारे पास यहाँ लिखी गई है। अब दूसरा मैं आता हूँ 67 के अंदर। 67 क्या कहता है, पढ़ के देखते हैं। 67 में क्या लिखा हुआ है, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो। ऐसा अपराध जो केवल और केवल किससे दंडनीय हो भाई, फाइन से दंडनीय हो, तो क्या होगा, पढ़ लेते हैं। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने की व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अध्यारोपित करे सादा होगा। पहली बात तो यहाँ पे क्या लिख दी भी, कैसा होगा, सिंपल होगा। यहाँ कैसा होगा हमने अब तक नहीं पढ़ा, सेक्शन 66 मैंने पेंडिंग कर दिया है, उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो फिक्स कर दिया भाई कैसा होगा भाई, सिंपल ही होगा, इससे अलावा कुछ और नहीं हो सकता। पहली बात ये, और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दिशा के लिए न्यायालय अपराध को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्न मापदंड से अधिक नहीं होगी। अर्थात जबकि जुर्माने का परिणाम 50 रुपये से अधिक न हो तब 2 वर्ष से अधिक की अवधि, जबकि जुर्माने का परिणाम 100 रुपये से अधिक न हो 4 मास की अवधि, तथा जब तक कि अन्य दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है भाई, हमें एक सारणी दी गई है, उस टेबल को हमें फॉलो करना पड़ेगा और उतना ही जुर्माना दिया जा सकता है। और टेबल क्या कहती है, टेबल हमें कहती है कि यदि जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है अप टू 50 रुपीज तक, 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, तो आपको मैक्सिमम जो सजा दी जा सकती है, मैक्सिमम सजा की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कितनी सजा दी जाए एक्स्ट्रा पनिशमेंट के अंदर, मैक्सिमम सजा दी जा सकती है वो 2 महीने तक की दी जा सकती है। यदि जुर्माना लगाया गया है 50 से लेके 100 रुपये, 51 से 100, ठीक है ना,
51 रुपये से लेके 100 रुपये तक जुर्माना लगाया गया है तो आपको 4 महीने का अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है। यदि 100 रुपये से ज़्यादा कितना भी हो, चाहे लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना भी हो, 100 रुपये से ज़्यादा है तो मैक्सिमम जो कारावास दिया जा सकता है वो कितना दिया जा सकता है भाई? 6 महीना। किसी भी सूरत के अंदर, केवल फाइन वाले मामलों के अंदर 6 महीने से ज़्यादा का कारावास नहीं दिया जा सकता। 6 महीने से ज़्यादा कारावास नहीं दिया जा सकता किसी भी सूरत के अंदर। और ये जो कारावास दिया जाएगा ये किस टाइप का होगा भाई? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। लेकिन यदि हम इधर बात करते हैं कि कारावास जो है वो किस टाइप का होगा तो हमारे पास दूसरे सेक्शन के पास जाना पड़ता है। और वो सेक्शन कौन सा है भाई? सेक्शन नंबर 66। सेक्शन नंबर 66 क्या कहता है? जुर्माना न देने पर किस भांति के कारावास दिया जाएगा? ये जो बात कह रहा है ये इसी के लिए कह रहा है भाई, 65 का ही एक्सप्लेनेशन 66 है, क्योंकि यहाँ तो स्पेशल लिख दिया किस भांति का होगा, ऐसा ही का होगा, तो यहाँ तो लिख दिया, जरूरत नहीं है। तो 66 जो है केवल और केवल किसके बारे में बात कर रहा है? 65 वाले मामलों के बारे में बात कर रहा है। और क्या लिखा हुआ है? दंड वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने की व्यतिक्रम होने की दिशा में आरोपित करेगा। ऐसा किसी भी भांति का हो सकता है जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधीश किया जा सकता था। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास दंड कारावास होगा वो किसी भी भांति का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है। लेकिन वहां पर फिक्स है भी कैसा होगा? सिंपल ही होगा। यहाँ पर साधारण कारावास भी हो सकता है, कठोर कारावास भी हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि साधारण कारावास और कठोर कारावास तभी होगा यदि उस अपराध के लिए, जिस अपराध की बात की गई है, जिस अपराध में उसे दंडित किया गया है, उस अपराध के अंदर यदि केवल साधारण कारावास की बात है तो यहाँ भी केवल साधारण कारावास रहेगा। यदि उस अपराध के अंदर केवल रिग्रेस कारावास की बात है तो यहाँ भी केवल क्या होगा भाई? कठोर कारावास रहेगा। यदि उस अपराध के अंदर सिंपल की भी बात की गई है, कठोर की भी बात की गई है, तो यहाँ सिंपल भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड करता है उस ऑफेंस के ऊपर जिस ऑफेंस के लिए उस अपराधी को दोषी साबित किया गया है। उसमें यदि केवल सिंपल की बात है तो यह केवल सिंपल होगा, उसमें केवल रिग्रेस की बात है केवल रिग्रेस होगा, उसमें सिंपल और रिग्रेस दोनों हैं तो यहाँ भी सिंपल और रिग्रेस दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, केवल और केवल कैसा होगा भाई? सिंपल कारावास ही होगा। कितना होगा ये यहाँ पर बता दिया गया, यहाँ पे कितना होगा ये हमें बता दिया गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। ऐसा कोई ऑफेंस हम देखते हैं जिसके अंदर फाइन के भी प्रावधान हो और जिसके अंदर हमारे पास क्या भी सजा का भी प्रावधान हो। तो एक आईपीसी का हमारे पास सेक्शन नंबर 325 यदि आप देखोगे, ग्रीवियस एक्ट के बारे में पनिशमेंट है, उसके अंदर क्या लिखा गया है? 325 के अंदर 7 साल तक की सजा है प्लस क्या हो सकता है भाई? जुर्माना हो सकता है। 7 साल तक की सजा प्लस क्या हो सकता है? जुर्माना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके बताना है कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। सपोज करो किसी व्यक्ति को 325 के अंदर दोषी साबित किया गया और 325 के अंदर उस व्यक्ति को 4 साल की सजा सुना देगी, 4 साल तक की सजा सुनाएगी तथा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 4 साल की सजा तथा क्या भाई? 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। और उस व्यक्ति ने 50,000 रुपये का जुर्माना देने से क्या कर दिया भाई? मना कर दिया, व्यतिक्रम कर दिया, जुर्माना देने का नहीं दिया उस व्यक्ति ने। तो उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा जो पनिशमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा पनिशमेंट कितनी मिल सकती है? जल्दी बता दो। सजा कितनी सुनाएगी भाई? 4 साल की। 4 साल का क्या करना है हमने? 1/4, 4 का 1/4 किया, कितना आ गया भाई? 1 साल। तो उस व्यक्ति को अधिकतम 1 साल का एक्स्ट्रा कारावास मिल सकता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जल्दी बताओ। 1 साल का मिल सकता है, 1 साल से ज्यादा मिल सकता है, 1 साल से कम मिल सकता है, जल्दी बताओ। क्या मैं यहाँ पे सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? तो यदि जिसने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा था वो मुझे तुरंत कह देगा कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, सही नहीं कह रहे हो, गलत कह रहे हो। क्यों भाई?
जो वहां लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 65 ने कहा था जो मैक्सिमम सजा दी जा सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रिजनमेंट, मैंने यहाँ आपको बताया भी था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल इम्प्रिजनमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल। हम यहाँ पर वास्तविक सजा जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो है सजा जो संभव है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वास्तविक सजा से हमें कोई लेना देना नहीं है, 4 साल की दे, 5 साल की दे, 10 साल की दे, मतलब ही नहीं है हमें केवल उस सजा को देखना है जो उस अपराध के लिए मैक्सिमम दी जा सकती है। कितनी दी जा सकती है भाई, 7 साल की दी जा सकती है। तो एक्स्ट्रा जो कारावास जो है ना, हम 7 का 1/4 निकालेंगे, ये शायद 2.25 आएगा हमारे पास, 1.75। तो जो मैक्सिमम अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है जो मना नहीं देने की एवज में, वो कितना दिया जा सकता है भाई, 1.75 साल तक का दिया जा सकता है। हाँ, 1.75 साल तक का ही दिया जाए ये जरूरी नहीं है, 1.75 साल तक का कुछ भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है उस कोर्ट की विवेक के ऊपर, वो 1 महीने का दे, 2 महीने का दे, 3 महीने का दे, लेकिन कब तक दिया जा सकता है, 2.25 साल तक का दिया जा सकता है, 20 महीने तक का दिया जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं दिया जा सकता। ये हमारे पास फिक्स है। शायद आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, अच्छा एग्जाम्पल है। ये नहीं लेना हमें, 4 नहीं लेना, 7 लेना है। यदि इसका हम एग्जाम्पल लें तो सेम वही एग्जाम्पल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हमारे पास सेक्शन 290 है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, 200 रुपए तक का फाइन है ना। तो मान लो 200 रुपए का फाइन लगाया गया, केवल 200 रुपए का फाइन लगाया गया, उसके ऊपर 200 रुपए का फाइन लगाया गया, व्यक्ति ने जुर्माना नहीं दिया, तो कितनी सजा दी जाएगी भाई, मैक्सिमम जो सजा दी जा सकती है इसके अंदर 6 महीने ही है भाई, इससे ज्यादा नहीं है। सजा कितनी है भाई, 6 महीने ही है, इससे ज्यादा सजा नहीं है। एक क्वेश्चन और आपसे मैं क्रिएट कर रहा हूं, यदि आपने ये समझा है तो आप मुझे क्वेश्चन बताना और उसका उत्तर बताना क्या होगा। वही ऑफेंस लेता हूं भाई, 325 का अपराध है। एक व्यक्ति को 325 के अपराध के अंदर दोषी साबित किया गया और उस व्यक्ति को केवल और केवल सपोज करो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, सजा नहीं दी गई, उसको कारावास सुनाई नहीं दी गया, ठीक है ना। 325 में ऐसा है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे। सपोज मान लो आप, ये व्यक्ति को 325 के अंदर क्या दिया गया भाई, केवल और केवल 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, सजा उसको बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि उस व्यक्ति को 50,000 रुपए का जुर्माना पे नहीं करने की एवज के अंदर मैक्सिमम जो है कितना अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहां से मैक्सिमम जो है अतिरिक्त कारावास कितना दिया जा सकता है, जल्दी से सोल्व करके बताओ। 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, नहीं चुकाया व्यक्ति ने, कितना कारावास दिया जाएगा, जल्दी। केवल क्या लगाया भाई, जुर्माना लगाया है, तो हम कहां जाएंगे, केवल फाइन वाले मामले में जाएंगे। केवल फाइन वाले मामले में हम देखते हैं मैक्सिमम कारावास कितना हो सकता है भाई, 6 महीने का। तो उत्तर क्या आ गया, 6 मंथ। सही है भाई, गलत है, बिल्कुल पकड़ लिया आपने है, 6 महीने नहीं, गलत है। क्यों गलत है, जिसने पकड़ लिया वो तो जान गया 6 महीने नहीं आ सकता, इसका उत्तर गलत है। जिसने नहीं पकड़ा वो भी 6 महीने क्यों गलत है, कैसे गलत हो गया, देखो भाई कैसे गलत हो गया। तो ये जो है ना, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं, जो 50,000 जुर्माना लगाया गया है, दिस इज एक्चुअल पनिशमेंट, ये वास्तविक सजा है जो हमें दी गई है। मैं वास्तविक सजा के ऊपर नहीं जाना, हमें पॉसिबल सजा के ऊपर जाना है कि उस अपराध के लिए मैक्सिमम सजा क्या दी जा सकती है। तो उस अपराध के लिए तो हमें सजा क्या दी जा सकती थी भाई, 7 साल तक की सजा प्लस जुर्माना दिया जा सकता था ना। तो ये जो केस है ना, ये जो मामला है 325 वाला मामला, ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हैंडल नहीं किया जाना। 67 में 65 में जाएगा, वो 67 के अंदर नहीं जाएगा। तो इसमें यदि हमें अतिरिक्त कारावास देना है तो हम 7 का ही 1/4 करेंगे और हम कितना देंगे भाई, 1.2 साल, 1.75 साल तक का अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है। समझ रहे हो, 1.7। ये देखो, ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है उसकी बात मैं नहीं कर रहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 50,000 का जुर्माना लगा दिया जाए, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो सिचुएशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कितना भाई, 1.75 साल तक की उसको सजा हो सकती है, एक्स्ट्रा की सजा, यदि उसने 50,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरा तो। क्योंकि ये केस हमारा इस कैटेगरी से डील किया जाएगा, उस कैटेगरी से डील नहीं किया जाएगा। तो अब आपको एक, आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है
कि जो हमें एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी गई है, जो हमें एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी गई है, वो जो मूल जो हमारे पास सजा है, हमारी ओरिजिनल सजा जो हमारी है, उससे ज्यादा हो सकती है। सपोज करो मैं यहाँ पे ये लिखता कि यहाँ पर 1 साल की सजा भी सुनाई गई प्लस 50,000 रुपये जुर्माना दिया गया। सपोज करो, क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जो मैं कहना चाहता हूँ कि 325 के अंदर 1 साल की सजा सुना दी गई और 50,000 रुपये का क्या दे दिया गया भाई, जुर्माना दे दिया गया। तो अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, सर जो मूल सजा है वो तो हमारी मात्र 1 साल की है और जो एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी जा रही है वो कितनी दी जा सकती है भाई, 8.75 साल की। सर क्या जो अतिरिक्त सजा है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जो अतिरिक्त सजा जो हमें दी जा रही है, क्या वो मूल सजा से ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा पनिशमेंट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल पनिशमेंट? तो देखो भाई, ऐसा एक्सप्रेसली कहीं नहीं लिखा हुआ कि अतिरिक्त सजा जो है मूल सजा से कम ही होगी, ज्यादा ही होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है, मान लो या सेट रूल है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को जो एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी गई है वो मूल सजा से ज्यादा दे दी गई हो। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि मूल सजा हमेशा ज्यादा रही है, एक्स्ट्रा पनिशमेंट हमेशा क्या दी गई, मूल सजा से कम ही दी गई है, उससे ज्यादा नहीं दी गई। हमेशा ऐसा है, लिखा नहीं हुआ कहीं भी, फिर भी क्या भी एक सेट रूल है कि मूल सजा हमेशा ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा सजा हमेशा क्या होगी भाई, कम होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 1.75 साल की सजा दी ही जाएगी। फिर मैंने पहले ही बताया था 1.75 साल की अधिकतम सजा दी जा सकती है, इससे कम कितनी भी दी जा सकती है। तो यहाँ पे मूल सजा हमारे पास 1 साल थी, तो हो सकता है इसके अंदर एक्स्ट्रा सजा वो 4-5 महीने 5-7 महीने की दे दे जज। वो डिपेंड करता है कि न्यायाधीश कितनी सजा देता है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे सेक्शन हमें गाइड नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे सेक्शन गाइड करते हैं किसको भाई, कोर्ट को, हमें गाइड नहीं करते। एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे फिर से क्रिएट हो रहा है, हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे, अगले सेक्शन को हम पढ़ेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर आ गया, उसको हम नहीं करें तो मैं मेरे साथ भी अन्याय करूंगा, आपके साथ भी अन्याय करूंगा। सेम यही बात, सपोज करो किसी ऑफेंडर को 325 के अंदर अपराधी घोषित किया गया, फिर 7 साल की सजा हो सकती थी और क्या हो सकता था भाई, फाइन हो सकता था, और उस व्यक्ति को 7 साल की सजा ही सुनानी है, 7 साल की सजा ही सुनानी है। साथ में फाइन नहीं देने के मामले में उसको 1.75 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। मैं लिख लेता हूं कि फाइन नहीं देने के मामले में उसको मान लो 1.5 साल की सजा सुना दी गई। उसको मूल सजा जो है कितनी सुना दी गई भी, 7 साल की, और फाइन नहीं देने के मामले में उसे सजा सुना दी गई भी 1.5 साल की। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे पास CJM कोर्ट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक अधिकारी, उसका कोर्ट जो मैक्सिमम सजा जो सुना सकता है वो कितनी सुना सकता है भाई, 7 साल की सजा। लेकिन यहां पर यदि मैं देखूं तो कुल मिला के कितनी सजा होगी मेरे पास भाई, 8.5 साल की सजा। तो मेरे माइंड के अंदर जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ वो ये था, क्या यदि CJM कोर्ट ने इस टाइप की सजा सुनानी है तो क्या ये सजा CJM कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आ रही है, या उसको ऐसी सजा सुनाने के लिए उस मामले को हायर अथॉरिटी के पास ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन सीधा है कि CJM कोर्ट 7 साल की सजा सुना सकता है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे मैं सजा कितनी बन रही है, टोटल सजा 8.5 साल की बन रही है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये सजा CJM कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आ रही है, या उसे ये सजा सुनाने के लिए मामले को ट्रांसफर करना पड़ेगा हायर अथॉरिटी के पास। कोई भी हो हायर अथॉरिटी, इसमें हम नहीं जा रहे, हायर अथॉरिटी के पास उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा या उसके क्षेत्राधिकार के अंदर है। जल्दी से उत्तर दो, यस या नो। सर कंफ्यूज कर रहे हो जी यार, तो आप मैथमेटिकल पोर्शन है भाई, लॉजिकल पोर्शन है, समझने वाला पोर्शन है, याद रखने वाला पोर्शन है। ध्यान से देखिएगा, जो ये क्षेत्राधिकार की बात की जाती है ना, 7 साल तक की, 3 साल तक की, 1 साल तक की, ये बात की जाती है केवल और केवल मूल सजा के मामले में, केवल और केवल
मूल सजा के बारे में बात की जाती है। एक्स्ट्रा पनिशमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्स्ट्रा पनिशमेंट कितनी भी हो कोई लेना देना नहीं है। मूल सजा कितनी होनी चाहिए भाई? 7 साल तक की होनी चाहिए। 7 साल तक की मूल सजा कौन दे सकता है? सीजीएम दे सकता है। तो 7 साल की सजा सीजीएम दे सकता है, प्लस 1.5 साल का एक्स्ट्रा कारावास भी सीजीएम दे सकता है। 1.5 साल का क्यों, जितना बन रहा था 1.75 साल का कारावास भी सीजीएम दे सकता है, कोई मायने नहीं रखता। क्षेत्राधिकार केवल किसके बारे में होता है भाई? मूल सजा के बारे में होता है। एक्स्ट्रा पनिशमेंट के बारे में क्षेत्राधिकार हमारा नहीं होता। तो ये हमारे पास कंसेप्ट थे कुछ एक, जिनके बारे में हमने डील किया। सेक्शन नंबर 64 हमने देखा, 65 हमने देखा। 64 एक जनरल रूल हमारे पास सेट कर रहा था और उस जनरल रूल को हमने 2 पार्ट के अंदर बांटा। एक ब्रांच 65 में जा रही थी, दूसरी ब्रांच 67 में जा रही थी, और उसको 65 में क्या होगा उसके साथ हमने 67 को भी डील किया। अब ध्यान से देखो, यदि उस व्यक्ति ने फाइन नहीं चुकाया, तो उसको क्या मिल गई भाई? एक्स्ट्रा पनिशमेंट उसको मिल गई। सपोज करो किसी व्यक्ति को 1 साल तक की सजा दी गई थी, मान लो एग्जांपल के लिए उस व्यक्ति को 1 साल की सजा दी गई थी और 20,000 रुपये जुर्माना दिया गया था, ठीक है। और 20,000 1 साल तक की सजा उसकी पूरी हुई, तब तक उसने 20,000 रुपये जुर्माना नहीं दिया, और उसको 20,000 रुपये जुर्माना नहीं देने के मामले में कह दिया गया भाई तुझे 2 महीने की एक्स्ट्रा पनिशमेंट देनी पड़ेगी, अतिरिक्त सजा तुझे देनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। जिस दिन उसका 1 साल कंप्लीट हुआ, ठीक उसी दिन उस व्यक्ति ने क्या कर दिया भाई? 200 रुपये चुका दिए। या मान लो वो एक्स्ट्रा मामले के में 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो अंदर रह लिया और उसके बाद उसने क्या कर दिए भाई? 20,000 रुपये चुका दिए। तो क्या होगा? क्या अब उसने 20,000 रुपये चुका दिए, क्या अब भी उस व्यक्ति को पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी? क्या ये 2 महीने भुगतनी पड़ेगी या नहीं भुगतनी पड़ेगी? उसने 10,000 नहीं चुकाए, उसने 20,000 नहीं चुकाए, उसने क्या कर दिया भाई? 10,000 चुका दिए, कुछ रुपए चुका दिए। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसने मान लो 2 महीने की सजा दी थी, उसने 1 महीने की सजा भुगत ली है और वो चाहता है कि नहीं सर मैं अब सजा नहीं भुगतना चाहता, फाइन दे दूं, तो अब उसको क्या 20,000 ही चुकाने पड़ेंगे या कम चुकाने पड़ेंगे? इस तरह के क्वेश्चन का जवाब हमें देते हैं आगे आने वाले सेक्शन। तो अब हम जो डील करेंगे वो डील करेंगे कि आपने एक्स्ट्रा पनिशमेंट जो है आपको उसको कैसे हटाया जा सकता है, और आप फाइन चुका दोगे तो एक्स्ट्रा पनिशमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारे आगे आने वाले सेक्शन डील करते हैं। सभी सेक्शन को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। 68, 69 और 70 3 सेक्शन हमारे पास बचे हैं फाइन के बारे में। तीनों को आज ही कंप्लीट करेंगे और बाकी बचे हुए सेक्शन हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। हाँ, मुझे कुछ याद आया, हम कई बार भी जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो फ्लो के अंदर बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, माइंड के अंदर कुछ होता है और मुंह से कुछ और निकल जाता है। जैसे कई बार हम आईपीसी बोलना चाह रहे होते हैं, सीआरपीसी बोल देते हैं, सीआरपीसी बोलना चाह रहे हैं, आईपीसी बोल देते हैं। ऐसा ही जो हमारा कल का लेक्चर था ना, कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बताया था, एक सेक्शन, एक कंसेप्ट बताया था जो संपत्ति का संप्रहरण वाली बात बता रहा था, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। उसके अंदर मैंने बताया था सेक्शन 451 से 459, जो फोरफिट की गई प्रॉपर्टी है उसका क्या करते हैं भाई? वापस उसको डिस्पोजल करते हैं। और मैंने बोल दिया था आईपीसी के 451 से 459 नंबर, उसमें मैंने बोला था आईपीसी का चैप्टर नंबर 34। तो आईपीसी में चैप्टर नंबर 34 नहीं है, चैप्टर 34 कहाँ पे है? सीआरपीसी में। आईपीसी में तो अंतिम चैप्टर हमारे पास 23 ही है, तो वहां से पता चल जाना चाहिए था। मैं आईपीसी की बात नहीं कर रहा, सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ। फिर भी कुछ स्टूडेंट ने मुझे स्पेशल लिखा कि सर आपने वहाँ गलत बोल दिया था। तो ऐसी गलती भाई जो है इंसानियत की गलती है, इंसान के हाथों से गलती हो जाती है, मशीन नहीं है बोलने वाला। तो जो 451 से 459 की मैंने बात की थी वो सीआरपीसी की बात कर रहा था, मैं आईपीसी की बात नहीं कर रहा था। तो ये मानवीय भूलें हैं जो हो जाती है भाई, कभी कभार माइंड में कुछ और चल रहा होता है और इंसान बोलता कुछ और जाता है, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, लगातार 1 घंटे बोलना होता है तो ऐसा हो ही जाता है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 68 के पास, 68 क्या कहता है भाई? सेक्शन नंबर 68 जल्दी से निकाल लो। जुर्माना देने पर कारावास का प्रवसन हो जाना, इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन द पेमेंट ऑफ फाइन। जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अध्यारोपित कारावास तब प्रवेशित हो जाता है जब जुर्माना
या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया के द्वारा उत्ग्रहित कर लिया जाए। दो बातें लिखी गई हैं। जो आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी गई थी, जो आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी गई थी, वो क्या हो जाएगी भाई? टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट आपको नहीं भुगतनी पड़ेगी। कब? या तो जुर्माना चुका दिया गया हो, या तो जुर्माना चुका दिया गया हो, या जुर्माना जो है विधि के द्वारा, कानून के जो प्रोसेस हमारे पास बनाए गए हैं उस प्रोसेस के द्वारा उसका क्या कर लिया गया हो भाई? वसूल लिया गया हो। मैं ये कह दूं एक हिसाब से विधि के द्वारा क्या कर लिया गया हो? कानून के जो नियम हैं उनके द्वारा वसूल लिया गया हो। कुछ भी कर लिया गया हो, या तो आपने अपनी इच्छा से दे दिया हो या कानून ने अपनी इच्छा से आपसे क्या कर लिया भाई? वसूल लिया हो। दोनों ही परिस्थिति के अंदर जैसे ही जुर्माना आपने चुका दिया तो आपका जो एक्स्ट्रा पनिशमेंट आपको दिया जा रहा था वो क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। अब आपको अतिरिक्त कारावास नहीं भुगतना पड़ेगा। किसमें डील कर रहा है कि कौन सा सेक्शन बता रहा है? सेक्शन 68। ध्यान से देखो, मैंने ये भी आपको क्या बताया था कि जो आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिल रही है ना, वो केवल इस बात की मिल रही है कि आप जुर्माना नहीं दे के एक अपराध कर रहे हो। आपने जुर्माना दे दिया, आपको वो अपराध खत्म हो गया। जैसे ही आपका अपराध खत्म हुआ आपकी सजा खत्म हो गई। सिंपल सी बात है ना, सिंपल लॉजिक है। ये तो कह रहा है 68 कि आपने पूरे का पूरा जुर्माना दे दिया तो आपकी पूरी की पूरी सजा क्या हो गई भाई? माफ हो गई। 69 क्या कहता है? जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का प्रवेशन, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दिशा में नियत की गई कारावास की अवधि के अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उत्ग्रहित कर लिया जाए कि देने की व्यतिक्रम होने की कारावास की अवधि भोगी जा चुकी है, तो वह जुर्माना तब तक न चुकाया जाए। भाग के अनुपातिक। सिंपल भाषा में क्या कह रहा है भाई? सिंपल भाषा में कह रहा है कि जिस अनुपात के अंदर आपने जुर्माना चुका दिया, जिस अनुपात के अंदर आपने जुर्माना चुका दिया उस अनुपात के अंदर आपकी सजा माफ हो जाएगी। सपोज करो 20,000 रुपए का जुर्माना था ना, और 20,000 जुर्माने के चक्कर में सजा कितनी दी गई थी भाई? मान लो सपोज करो 6 महीने की सजा दी गई थी कि आपको अतिरिक्त कारावास जो है, जुर्माना नहीं चुकाया 6 महीने। आपने 5,000 रुपये जुर्माना चुका दिया। 5,000 यदि आपने चुका दिया कितना भाई? इसका 1/4 आपने चुका दिया, तो इसका भी आपको क्या भाई? 1/4 जो है वो आपका कम हो जाएगा। कम हो जाएगा बोल रहा हूँ। 6 का 1/4 जो है कितना हो गया भाई? 1.5 हो गया। 1.5 कम हो जाएगा। आपको अब जो भुगतना पड़ेगा 5.5 महीने आपको भुगतना पड़ेगा यदि आपने 5,000 रुपये जुर्माना चुका दिया। यदि आपने मान लो 5,000 नहीं 10,000 रुपये जुर्माना चुका दिया तो इसका भी आपने आधा चुका दिया, तो आधा आपने चुका दिया तो इसका भी आधा क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। कितना? 3 महीने कम हो जाएगा। और आपको कितना भुगतना पड़ेगा भाई? 3 महीने ही भुगतना पड़ेगा। अर्थात जिस अनुपात के अंदर आप जुर्माना चुकाते चले जाओगे उसी अनुपात के अंदर आपकी सजा जो है, एक्स्ट्रा जो पनिशमेंट आपको मिली गई है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। 68 ने कहा पूरा चुका दिया, पूरी सजा माफ। 69 ने आपको क्या कहा? जितना आपने चुका दिया, जितना हिस्सा आपने चुका दिया उतना ही हिस्सा आपकी सजा का क्या हो गया भाई? माफ हो गया। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर आया इस पॉइंट को देखकर। सपोज करो एक व्यक्ति है जिसको 2 महीने की एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी गई जुर्माना नहीं चुकाने के मामले में। 20,000 रुपये उसको क्या दिए गए थे भाई? फाइन लगाई गई थी, और उसने 20,000 रुपये नहीं चुकाए, इसलिए उसको अतिरिक्त कारावास कितना दिया गया? 2 महीने का। उस व्यक्ति ने 1 महीने की सजा काट ली। उस व्यक्ति ने 1 महीने की सजा काट ली है। बाकी कितनी बची भाई? 1 महीने की। अब उस व्यक्ति के दिमाग में आता है यार मैं सजा काट रहा हूं, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? जुर्माना चुका देना चाहिए। क्या अब वो व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि भाई ये लो, आधी सजा मैंने काट ली, आधे रुपए मेरे बचे हुए हैं, आप 10,000 रुपये लो और मुझे फ्री करो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एक व्यक्ति ऐसा कह दे आधी सजा मैं काट चुका हूं, आपने 2 महीने की सजा दी थी, 2 महीने से मैं 1 महीने की सजा काट चुका हूं, आधी सजा मैंने काट ली है, आधे रुपए आप लो और मुझे फ्री करो? क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? क्या ये बात और ये बात दोनों एक ही है जो मैंने यहां लिखी थी और जो मैंने वहां लिखी थी? दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? ध्यान से देखना। फाइन तो आपको 20,000 का 20,000 ही भरना पड़ेगा।
चाहे इस केस की बात हो चाहे इस केस की बात हो, फाइन तो आपको पूरे का पूरा ही भरना पड़ेगा। फाइन आपका माफ नहीं होगा, चाहे आप पूरे की पूरी 6 महीने की सजा काट लो, चाहे यहां पर पूरे की पूरी 2 महीने की सजा काट लो। सजा आपकी इस बात की है, आपने फाइन नहीं देने के मामले में, फाइन नहीं दे के जो अपराध किया था उस अपराध की सजा है। फाइन के बदले में आपको सजा नहीं दी जा रही है, फाइन तो आपको पूरे का पूरा ही भुगतना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखो, फाइन आपका किसी भी सूरत के अंदर कभी भी माफ नहीं होने वाला, चाहे आपने सजा काट ली है चाहे आपने सजा नहीं काटी है। तो फाइन आपको 20,000 का 20,000 ही भरना पड़ेगा भाई। फाइन आपका किसी सूरत में माफ नहीं होने वाला। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 1 महीने की सजा काट ली, मेरा 10,000 का फाइन बचा, आप 10,000 का फाइन लो, माफ करो, नहीं, आपको फाइन पूरा ही भरना पड़ेगा। हाँ, ये है कि 10,000 आप यहाँ जमा कराओगे तो आपको जो एक्स्ट्रा 1 महीने की सजा है ना, वो एक्स्ट्रा 1 महीने की सजा आपको नहीं काटनी पड़ेगी। 10,000 जो बकाया है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा हर सूद के अंदर। बरी आप नहीं होने वाली, आपकी सजा माफ नहीं होने वाली, फाइन आपको पूरे का पूरा भरना पड़ेगा। हमेशा बार बार कह रहा हूँ, फाइन आपका कभी भी माफ नहीं होगा। फाइन आपका तब तक भी माफ नहीं होगा जब तक आप भर नहीं जाते। तो ये हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, 69 के अंदर एक सेक्शन मेरे पास बच गया है, आज का लास्ट सेक्शन मेरे पास है, सेक्शन नंबर 70। क्या कहता है देखते हैं। जुर्माने का 6 महीने के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहित होना, संपत्ति को दायित्व से मुक्त देखो क्या लिखा हुआ है भाई, संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। फाइन कैसे वसूल किया जाएगा उसके बारे में बात की जाएगी। फाइन कैसे वसूल किया जाएगा वो बताता है हमारे पास, मैंने कल ही आपको बताया था, एग्जीक्यूशन हमारे पास चैप्टर आता है सीआरपीसी के अंदर, उस सेक्शन के अंदर 421 से लेके 424 चैप्टर जो है हमारे पास सीआरपीसी के अंदर 413 से 435 सेक्शन है, उसके अंदर 421 से लेके 424 से मेरे पास जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन है बताते हैं कि फाइन का जो वसूली है वो कैसे की जाएगी। फाइन का निष्पादन क्या होता है, ये तो होगा ना, फाइन की सजा का निष्पादन, फाइन की वसूली कैसे की जाएगी, वहां पर लिखा गया है कैसे की जाएगी। लेकिन 70 में बताता है कि फाइन की वसूली कब तक की जा सकती है, किस वे में की जाएगी, 421 से 424 बता रहे हैं कब तक की जाएगी। ये हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 बातें लिखी गई है, या तो फाइन की वसूली की जाएगी 6 साल के अंदर अंदर, कब तक भाई, 6 साल के अंदर अंदर, या फाइन की वसूली की जाएगी जब तक आपकी सजा है तब तक। नहीं समझ आया जी, कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं। तो फाइन की वसूली, जो फाइन आपको लगाया गया है उसकी वसूली करने के जो नियम हैं उसको 2 पार्ट में इसने बांटा है। मैं 2 अपराध मान लेता हूं कि एक ऐसा अपराध है जिसके अंदर सजा 6 साल से कम की सुनाई गई है, और एक ऐसा अपराध है जिसमें सजा 6 साल से ज्यादा की सुनाई गई है, उसकी बात कर रहा हूं। 2 पार्ट में मैंने बांट दिया। पहला, सुनाई गई जो सजा है, लिख ही देता हूं भाई, जो सुनाई गई सजा है वो 6 साल से कम है। 1 साल सुनाई गई हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और इसके अंदर क्या है भाई, जो सुनाई गई सजा है वो 6 साल से क्या है, ज्यादा। ये मैं यहाँ के बजाय यहाँ लिख दूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनाई गई सजा, यदि आपको ऐसी सजा सुनाई गई है जो 6 साल से कम है तो उस सजा के अंदर आपसे फाइन की वसूली 6 साल तक की अवधि के दौरान कभी भी की जा सकती है। 6 साल के टाइम पीरियड तक कभी भी की जा सकती है। मतलब कि मान लो आपको 4 साल की सजा सुनाई गई थी, सपोज करो 4 साल की सजा सुनाई गई थी और आपको फाइन लगाया गया था 20,000 रुपये। फाइन आपने नहीं भरा, ठीक है, क्योंकि वसूली तभी की जाए, आपने नहीं भरा होगा। फाइन आपने नहीं भरा और आपको एक्स्ट्रा सजा दे दी गई, मान लो 2 महीने की, तो आपने 4 साल और ये 2 महीने, टोटल जो सजा है वो आपने काट ली है। 4 साल प्लस 2 महीने की सजा आप काट चुके हो, आपने फाइन अब तक भी नहीं भरा, तो ये सजा काटने का मतलब ये नहीं है आपका फाइन माफ हो जाएगा। अभी भी क्या है, गवर्नमेंट कोर्ट के पास ये पावर है कि कैसे होगी, 421 से 424 में बताएगा सीआरपीसी का, लेकिन उनके पास ये पावर है कि 6 साल जब तक पूरे नहीं होते, क्योंकि अभी भी 6 साल पूरे होने के अंदर 22 महीने बाकी हैं, है ना,
कि 6 साल पूरे होने में भी कितने हैं, 22 महीने बाकी है। इस 22 महीने की अवधि के दौरान आपसे वसूली की जा सकती है। जब 6 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद वसूली नहीं करेंगे। दूसरा है ऐसा मामला जिसमें 6 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। तो यदि 6 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है तो तब तक फाइल की वसूली की जा सकती है जब तक आपकी सजा समाप्त नहीं हो जाती। सजा के अंतिम दिन तक, सजा के अंतिम दिन तक आपसे फाइल की वसूली की जा सकती है। कैसे की जाएगी भाई, ये हम सीआरपीसी के अंदर पढ़ेंगे 421 से 424 में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कैसे की जाएगी, वहां नहीं जा रहा। कब तक की जा सकती है वो हमारे पास लिखा है 6 साल है। 6 साल से कम वाले में 6 साल तक की जा सकती है, 4 साल से ज्यादा वाले में सजा, जैसे कि मान लो आपको सजा सुना देगी 10 साल की, है ना, तो ये 6 साल से तो ज्यादा है ना, 10 साल की सजा 6 साल से ज्यादा है। तो सजा की जो फाइन की वसूली है वो जब तक आपकी सजा पूरी नहीं हो जाती 10 साल तक की, 10 साल का लास्ट दिन है ना, तब तक भी आपसे फाइन की वसूली की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा के पूरे जो सेक्शन थे 63 से लेकर 70 ये जुर्माने से डील कर रहे थे भाई, और उम्मीद करता हूँ हमने इसको अच्छे से करा है, आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर ही लेता हूँ, 2 मिनट और लग जाएंगे। स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक हमारे पास केस आया था। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी, उन पे मुकदमा चला था अवमानना का, और अवमानना के मुकदमे के अंदर उन पे फाइन लगाई गई थी, सजा सुनाई गई थी उनको, और उनको सजा सुनाई गई थी 1 रुपये की फाइन की, है ना, कितनी, 1 रुपये के फाइन की उनको सजा सुनाई गई थी। और ये कहा गया था यदि आप 1 रुपये का फाइन नहीं भरोगे तो आपको 1 रुपये के बदले में 3 महीने की सजा सुनाई जाएगी, आपको 3 महीने का कारावास जो है वो भुगतना पड़ेगा। सजा सुनाई है केवल 1 रुपये की, 1 रुपये का आपने जुर्माना नहीं भरा तो आपको 3 महीने का कारावास भुगतना पड़ेगा। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 रुपये के बदले में 3 महीने का कारावास कैसे भुगताया जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत कर रहा है? जो हमारे 68-69 के जो रूल हमने भी पढ़े हैं, क्या वो उस रूल की जो 65 और 67 के जो रूल पढ़े हैं क्या उस रूल के अगेंस्ट जा रहा है सुप्रीम कोर्ट? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये बात की बात है कि 1 रुपये की एवज में 3 महीने की भुगताया जा सकता है, नहीं भुगताया जा सकता। हम यदि हमारे आईपीसी का ये कोई ऑफेंस होता है ना, यदि भारतीय दंड संहिता का ये कोई ऑफेंस होता तो हम इसको कैसे डील करते, हम देखते जो ये तो एक्चुअल सजा है ना सुनाई गई है, हम इस सजा की बात नहीं करते, हम देखते कि सजा क्या सुनाई जा सकती थी, उस ऑफेंस में जाते और हम देखते कि उस ऑफेंस में फाइन, अकेला फाइन ही सुनाया जा सकता था या फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट सुनाया जा सकता था। कि हम पहले तो ये डील करते ना कि ये 65 के अंदर आ रहा है या 67 के अंदर जा रहा है, पहले हम ये देखते, हम ये थोड़ी देखते भी सुनाया क्या गया है, हम ये देखते किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है या इसके अंदर जा रहा है। जिसके अंदर जा रहा होता, चाहे इसमें जा रहा होता इसके अंदर जा रहा होता, उसके अकॉर्डिंग यदि हम डील करते, इसमें जा रहा होता 65 में जा रहा होता तो हम देखते जो मैक्सिमम सजा जो थी उस ऑफेंस में कितनी थी और उसके 1/4 तक की सजा सुनाई जा सकती थी। इसके अंदर जा रहा होता तो हम देखते यदि 50 रुपये से कम का है तो केवल कितनी भाई 2 महीने तक की सजा सुनाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे मामला हमारी आईपीसी का है ही नहीं, ऑफेंस जो है हमारी आईपीसी का था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना, इसके लिए हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग पावर दी हुई है अपने अलग अलग सेक्शन के तहत। सुप्रीम कोर्ट की यदि मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है। यदि मैं हाई कोर्ट की बात करता हूं तो आर्टिकल 215 जो है ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि उसकी यदि किसी ने अवमानना की है तो वो उसकी सुनवाई किस हिसाब से करेगा, उसके नियम क्या रखने हैं, उसकी सजा उसने क्या सुनानी है, वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, डिपेंड करता है हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। तो उसमें वो किसी भी प्रकार की सजा सुना सकते हैं, वो हमारी आईपीसी के अपराध के अंदर नहीं आता। यदि आईपीसी का अपराध होता तो डेफिनेटली उनको हम 65 और 67 के तहत ही डील करते। तो ये सेक्शन जो है हमारा कुल जो अवमानना वाला, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वाला जो हमारे पास मामला था, ये हमारे पास आईपीसी का मामला नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वो अपने विवेक से सुनाई है और वो अपने क्षेत्राधिकार जो उसको आर्टिकल नंबर 129 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, उसने उस पावर का यूज करते हुए सुनाई है।
तो आज हम हमारी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। आपको जो कुछ भी यहाँ समझाया जा रहा है आपकी तैयारी के अंदर, आपके एग्जाम की तैयारी के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे सेक्शन इस चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा हमारे चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनके आप शुभ चिंतक है और चाहते हो कि वो भी आपकी तरह ही अच्छी तैयारी कर सके तथा न्यायिक परीक्षाओं में सफल हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ।